अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ज़मन में CSIS ने अपने ऑपरेशन की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि हमें जो इतलात मिली वो सब कंप्यूटर को मुंतकिल की गई। इतवार के रोज़ हमारे इल्म में ये बात आ चुकी थी कि एयर इंडिया के जहाज़ को वाकई तबाही का ख़तरा लाहक है और ऐन मुमकिन है कि उसे धमाके से तबाह कर दिया जाए। हम सरगर्म अमल थे, हमने हालात पर नज़र रखी हुई थी। इसके बावजूद आखिर CSIS ने भारतीय हुकूमत की इतलात को नज़रअंदाज कैसे किया और यह हादसा कैसे गुज़रा। विल्सन कहता है, हमें भारतीय हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता लंबे अरसे से बेबुनियाद और मन घड़त इतलात मिल रही थीं। उनके तमाम अंदाज़े और रिपोर्ट्स गलत साबित हो रही थीं। मुमकिन है हमारे एजेंटों के लाशऊर में ये बात रही हो और उन्होंने इस मामले को भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इस मामले पर CSIS और RCMP में चपकलिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने एक तरह से मुखालफत का रूप धार लिया। दोनों एक दूसरे की तफ्तीश से नामुतमईन थे और दोनों परमार और इंद्रजीत की दुम से चिमटे रहे। अब ये एजेंसियां महसूस करती हैं कि दरअसल परमार और इंद्रजीत ने उन्हें मसरूफ़ और उलझाए रखने के लिए ही ये सारा खेल रचाया। बात कुछ भी रही हो, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि दोनों एजेंसियों की चपकलिश और एक दूसरे के साथ पेशा वराना मुखालफत की वजह से वो इस काबिल न रहे कि मिलकर कोई लाया अमल इख्तियार करते और कामयाब रहते। दोनों एजेंसियों की आपस की मुखालफत ही थी जिसने उन्हें इस काबिल ही न रहने दिया कि वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकम्मल सबूत हासिल करके उन्हें अदालत के सामने पेश कर सकते। RCMP की एक टीम परमार और बब्बर खालसा के ख़िलाफ़ केस की तैयारी की ज़िम्मेदार है। उन लोगों के पास दो दलीलें ऐसी थीं जिनकी बुनियाद पर वो केस तैयार कर रहे थे। एक तो ये कि परमार और इंद्रजीत ने मिलकर जंगली इलाके में धमाका किया और दूसरा सबूत कि इंद्रजीत ने डायनामाइट की छड़ियाँ और स्टीरियो ट्यूबर ख़रीदा। इससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि टोक्यो एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके की ज़िम्मेदारी इंद्रजीत पर डाली जा सकती है। इसके बावजूद फिर दोनों एजेंसियों ने इकट्ठे होकर तफ्तीश करनी शुरू की। वो अदालत के सामने ऐसे शवाहद पेश करने से ही कासर रहे जिसकी बिना पर इन दोनों को मुजरिम ठहराया जा सकता। RCMP पर ज़बरदस्त सियासी दबाव था कि वो जल्द अज जल्द इस केस को ख़त्म करे। दिल्ली की तरफ से आए रोज़ एहतजाजी मरासलों की भरमार ने उनका नातका बंद कर रखा था। खुसूसन जहाज़ की तबाही के बाद से भारतीय इस बात पर बज़िद थे कि इसमें होने वाली इंक्वायरी से उन्हें भी बाखबर रखा जाए। अब सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि भारत की फरमाइश पर कैनेडियन वजारत ख़ारजा कानूनी रहनुमाई के लिए मरकज़ी सोलिसिटर जनरल की तरफ देखती थी और सोलिसिटर जनरल RCMP के कमिश्नर की जान को आया रहता था। पिट विल्सन और फ्रेड गिब्सन को आज भी वो बहरानी दौर याद है जब मरकज़ी सोलिसिटर जनरल के ऑफिस की तरफ से RCMP कमिश्नर रॉबर्ट साइमंड पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हर नए हुक्म के साथ इस पर फ़ौरन और सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की जाती थीं। RCMP के एजेंट्स को ये बताया जा रहा था कि भारत की तरफ से कैनेडियन वजारत ख़ारजा पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि कैनेडियन हुकूमत जानबूझकर एयर इंडिया की तबाही में मुलव्वस सिखों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचा रही और इस मसले की आड़ में कनाडा की बदनामी हो रही है। असल में यही वो दबाव था जिसने RCMP के लोगों को इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया कि सबूत जाएं भाड़ में, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ वारंट जारी करके कम अज़ कम भारतीय हुकूमत को मुतमिन किया जाए।
टास्क फोर्स ने नवंबर 1985 में केस तैयार करके परमार और इंद्रजीत के खिलाफ अदालत में केस पेश कर दिया, जिस पर इन पर धमाका करने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। जब दुनिया में टेलीविज़न की स्क्रीनों पर अवामुन्नास ने दोनों बब्बर खालसा के मेंबरान को डिंकन की बर्फीली सड़कों पर अदालत में पेश होते देखा, तो यही समझा जाने लगा कि एयर इंडिया की तबाही वाला मामला हल हो गया, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। इसका इकरार ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोसिक्यूटर ने अदालत आलिया में किया। उसने इकरार किया कि परमार और इंद्रजीत पर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक ना तो दौरान तफ्तीश हो सकी है और ना ही इस बात का कोई सबूत अदालत के सामने पेश किया जा सका कि ये दोनों सिख एयर इंडिया और नोरिटा एयरपोर्ट में होने वाले धमाके के वाक़यात में मुलव्विस थे। इस बात में कोई शक नहीं कि RCMP को इस मकसद में मुकम्मल नाकामी हो गई थी और एक अंदाजे के मुताबिक इस ऑपरेशन पर कैनेडियन गवर्नमेंट का $60 मिलियन खर्चा उठ चुका था। कहा जाता है कि CSIS ने इस गिरफ्तारी की ज़बरदस्त मुखालफत की थी। वो लोग इन दोनों को नामुकम्मल सबूत और महज भारतीय हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए गिरफ्तार करके इन्हें अदालत में पेश करने के मुखालिफ थे। इस तरह उनके ख्याल में न सिर्फ ये कि केस कमज़ोर हो जाता, बल्कि इसके बाद फिर मज़ीद शवाहिद का हुसूल भी दुश्वार हो जाता। CSIS को यकीन था कि इन हादसात के पीछे बड़ी गहरी प्लानिंग मौजूद है, जिसके डांडे बहुत दूर कहीं जाकर मिलेंगे। सिर्फ ये दोनों आदमी इतना बड़ा मुजरिमाना फेल अंजाम नहीं दे सकते थे। CSIS के लोग दरअसल इस साजिश को जड़ों से उखाड़ फेंकना चाहते थे और उन्हें RCMP के रवैये से बहुत मायूसी हुई थी, जो सिर्फ जंगली इलाके में किए जाने वाले एक मामूली धमाके को बुनियाद बनाकर मुल्ज़मों पर हाथ डाल रही थी। जिस वक्त RCMP के लोग बड़े जोश व खरोश से इस मुकदमे को अदालत में पेश करने की तैयारियां करके अपनी दानिस्त में इस खेल को ख़त्म कर चुके थे, ऐन इन लम्हात में CSIS ने खेल का आगाज़ किया था। वो इस मामूली वाक़े से बहुत आगे सोच रहे थे और उनकी तरफ से मुश्तरका टास्क फोर्स जो इसी सिलसिले में बनाई गई थी की रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन कोई इनकी बातों पर कान धरने को ही तैयार नहीं था। RCMP ने इन उम्मीदों पर इब्तदा ही में ओस डाल दी थी। CSIS के एजेंटों ने बड़ी मेहनत और अरक रेजी के बाद बहरहाल ये अहम सुराग लगा लिया था कि जहाज़ की तबाही में भारतीय इंटेलिजेंस मुलव्विस है। याद रहे कि जहाज़ की तबाही में भारतीय इंटेलिजेंस मुलव्विस है और भारतीय इंटेलिजेंस ने बड़ी होशियारी के साथ इस खेल में अपना रोल अदा किया है। जिन्होंने इस लाइन पर सोचना और काम करना शुरू किया तो ऐसे अहम सबूत उनके सामने आते चले गए जिनके उनके शक को तक़वियत मिलने लगी। भारतीय इंटेलिजेंस के खिलाफ CSIS का केस हालात की पैदावार था। CSIS की हाई कमान ने यह बावर कर लिया था कि भारतीय इंटेलिजेंस इस घनौने खेल में मुलव्विस है और अपने डायरेक्टर टेड फिन को इस बात पर रजामंद कर रहे थे कि ख्वाह कैनेडियन वजारत ख़ारजा की नाराज़गी ही क्यों न मोल लेनी पड़े, उन्हें इस मरहले पर रोका न जाए और हक़ाइक़ को सामने लाने में उनकी कोशिशों को सबूताज न किया जाए। ये ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद था कि अगर इस इशू को उछाला गया तो भारत और कनाडा के दरमियान पहले से मौजूद हुकूमती तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि दोनों ममालिक के आपस में ताल्लुकात मुतासर होने का भी ख़तरा मौजूद था। नवंबर 1985 में जब RCMP के लोग गिरफ्तारी और तफ्तीश में सरगर्म थे, वैंकूवर में CSIS के अफसरान ने कनाडा में सिखों की हंगामा आराई के ज़िमन में महकमाना बहस का आगाज़ कर रखा था और वो लोग इन सिखों की फहरिस्तें ज़ेर बहस ला रहे थे जो यहाँ हंगामा आराई के ज़िम्मेदार थे। सिखों की हंगामा आराई के पस पर्दा अवामल की लिस्ट उन्होंने जो तैयार की थी, इसी में सर फहरिस्त GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम रखा था, जिसके सामने ब्रैकेट में सीक्रेट सर्विसेज ब्यूरो CBI रॉ और थर्ड एजेंसी के नाम शामिल थे।
اور گورنمنٹ آف انڈیا کے نیچے ان سکھوں کے نام کی فہرست تھی جو بھارتی حکومت کے تنہا دار ایجنٹ تھے اور یہاں کینیڈا میں بھارتی انٹیلیجنس کی مذموم کارروائیوں کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ ان میں وہ تنہا دار ایجنٹ بھی شامل تھے جو بظاہر خالصتانی سکھ تھے لیکن اندرون خانہ وہ بھارتی انٹیلیجنس کی ملازمت کر رہے تھے اور ان کا مشن سکھوں میں بے چینی پیدا کر کے انہیں تشدد آمیز کارروائیوں پر ابھارنا تھا۔ اس کے ساتھ ببر خالصہ کے سپورٹر کی لسٹ منسلک تھی جن میں بیشتر